आज का क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करें, जब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे तो बोले थे कि जो स्थिर चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, इसको हम समझेंगे कैसे। तो देखो जी, मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, अब इसके नज़दीक में यहाँ पर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें, रैंडम कोई चार्ज को रखें, तो क्या देखे कि ये इसको रिपेल कर रहा है। यहाँ पर रखे तब भी देखे रिपेल कर रहा है। ये अलग बात है कि पहले के तुलना में थोड़ा फोर्स घट गया है। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन फोर्स का वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक ही है, हम कहीं भी अगर इसको हम 100 किलोमीटर पे भी रखेंगे तो फोर्स तो कुछ ना कुछ लगेगा ना, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R² तो जब तक R के जगह इन्फिनिटी ना हो जाए तब तक तो फोर्स लगते रहेगा। तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो चार्ज है ये अपने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फोर्स लगाता है कोई भी दूसरे चार्ज पर, यानी इसका जो रेंज है वो 0 से समझो स्टार्ट होकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। यही ना बोलेंगे। तो बोलेंगे इसका डिफिनीशन में कि वो स्पेस, वो रीजन, वो जगह जहाँ तक इसके कारण फोर्स लगे उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। और फील्ड कहाँ तक होगा तो बोलते हैं फील्ड समझो 0 से शुरू होगा इन्फिनिटी तक होगा। ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल वे में अगर सोचे तो स्टार्ट तो हम लोग बोलते हैं कि जस्ट न्यूक्लियस के आउटसाइड मान लो लगभग 10⁻⁻15 मीटर से स्टार्ट हुआ और कुछ किलोमीटर तक जाएगा। अब ऐसा थोड़े है कि 10 करोड़ किलोमीटर तक इसका ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इन्फिनिटी में तो 10 करोड़ किलोमीटर भी आ जाता है। तब प्रैक्टिकल में कुछ किलोमीटर तक होता है, लेकिन थियोरेटिकल तौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फील्ड कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक। तो चलो लिखेंगे इसके डिफिनीशन में, लिखो द स्पेस और रीजन up to which electric force can be experienced due to a charged body is called electric field of that body. Theoretically, it starts from 0 and goes to infinity. It starts from 0 and goes to infinity. लेकिन प्रैक्टिकल में जो है कुछ किलोमीटर तक हो सकता है। अब इन्फिनिटी उसी को समझ लेना।
अब जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो इंटेंसिटी है, उसको निकालेंगे कैसे, ये सीखना है। ठीक है, अब देखें जी, आगे हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। देखो जी, तुमसे कहा गया कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो जाहिर है अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस किए हुए है, इसके अगल बगल चारों तरफ कहीं भी कोई चार्ज को रखेंगे तो ये फोर्स तो लगाएगा। तुमसे कहा गया कि यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, बतलाओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। देखो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, आगे से अब ये याद कर लो, कभी भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो सबसे पहले उस पॉइंट पर तुम अपने मन से एक टेस्ट चार्ज को रखोगे। तो टेस्ट चार्ज को रख दिए Q डैश, और ये कन्वेंशन है कि टेस्ट चार्ज हमेशा किस नेचर का होना है, पॉजिटिव नेचर का। ठीक ना, ये पूरे दुनिया में ये मान लिया गया है कि टेस्ट चार्ज जब भी बोला जाए तो पॉजिटिव चार्ज समझना है। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर देखना है तो ये देखो कि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो सोचो, ये क्यू चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सन का लगेगा ना। फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो पहले तो ये जान लो कि टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा। क्या, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड भले निकला या नहीं निकला, कोई पूछेगा बोलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या बोलोगे, सॉरी किधर होगा, तो बोलेंगे राइट में। क्लियर, कितना होगा, तो उसको कैसे मापेंगे, बोलो यहाँ कितना चार्ज है, Q डैश। Q डैश चार्ज पर कितना फोर्स, तो Q डैश चार्ज पर F, तो यूनिट चार्ज पर F बाई Q डैश। बोलो, तो डिफिनीशन क्या है कि कोई भी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो मान लो हम यहाँ यूनिट चार्ज न रख के कितना चार्ज रख दिए, Q डैश। Q डैश पर कितना फोर्स, तो यूनिट पर कितना, F बाई Q डैश, यानी F बाई Q डैश को इंटेंसिटी बोलेंगे। समझ गया ना, कोई भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना हो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, वहाँ एक चार्ज रख दो, टेस्ट चार्ज, देख लो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स बाई Q डैश कर दो, इंटेंसिटी निकल गया। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मान लो इसको P पॉइंट बोलते हैं, तो बोलेंगे इंटेंसिटी निकालने का मेथड यही है कि जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है उसमें Q डैश से क्या करो, डिवाइड कर दो।
क्यू डैश पे लगा एफ फोर्स तो यूनिट पे लगा एफ बाई क्यू डैश। यानी इनडायरेक्टली सोचो, इंटेंसिटी क्या चीज को बतलाता है? यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। जैसे मान लो हम तुमसे कहें ये जो क्लासरूम है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 10 न्यूटन पर कूलम, मतलब थोड़ा बढ़िया से पढ़ो ना, 10 न्यूटन पर कूलम, यानी एक कूलम पर कितना न्यूटन। अब मान लो इंटेंसिटी लग रहा है इस राइट में, सपोज करो, तो एक कूलम पे 10 न्यूटन, तो अगर 5 कूलम रखे तो 50 न्यूटन। इसमें कोई बुद्धि लगाने वाला है क्या? यानी याद रखना, इंटेंसिटी एक तरह से फोर्स का रेट बतलाता है, किस रेट से फोर्स लग रहा है। जैसे तुम गए दुकान पर खरीदने के लिए, एक ट्रक सेव है, तुम बोला कैसे, तो वो बोला कि से 200 रुपये किलो। मतलब क्या 200 रुपये में ट्रक मिलेगा? नहीं, एक रेट बता दिए, अब उसके आधार पे जितना किलो होगा आप पैसा दे दीजिएगा, है ना। तो वैसे ही हम इंटेंसिटी में फोर्स का रेट बता दिए, समझ लो, ठीक ना। क्या भाई, तो एक कूलम पर इतना फोर्स लगेगा, अब आप देख लीजिए कितना कूलम है, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गया ना। तो 1 कूलम पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। अब देखो जी, एक बात समझना। हाँ अच्छा ठीक है, रुको। हाँ ध्यान सुनो। अब बोलेंगे क्या कि अगर मान लो इस चार्ज के कारण अपना फील्ड प्रोड्यूस है, तो ये टेस्ट चार्ज भी कुछ अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दिया जाता है कि जो आप टेस्ट चार्ज लें वो जितने छोटा वैल्यू को लेंगे उतना ही डिफिनीशन जो होगा वो एक्यूरेट होगा। इसीलिए अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालते हैं तो यहाँ लिमिट क्यू डैश टेंड्स टू 0, लिमिट क्यू डैश टेंड्स टू 0, मतलब जो टेस्ट चार्ज लें ये हमेशा कोशिश करें कि छोटा से छोटा वैल्यू का हो, जिससे कि यहाँ का फील्ड अफेक्टेड ना हो या कम से कम अफेक्टेड हो। क्लियर है बात। तो वैसे तो हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाते, बोल देते हैं सीधे एफ बाई क्यू डैश कर दो, क्या निकल जाएगा? इंटेंसिटी। ठीक है। अब जैसे देखो जी, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जाहिर है अगर ई पे एरो देंगे तो एफ पर भी एरो देना पड़ेगा, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन। लेकिन अभी हम इसका मैग्नीट्यूड को लिखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा समझना, एफ बाई क्यू डैश है, ठीक ना। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसमें लिखा हुआ है लिमिट क्यू डैश टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्यू डैश 0 होना चाहिए, क्यू डैश बहुत ही छोटा होना चाहिए, है ना, बहुत कम वैल्यू का। आप बोलो एफ का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे क्यू डैश से ना, फोर्स में क्यू डैश, देखो क्यू डैश कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो कितने के इक्वल आ गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के बोलते हैं ना, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे समझेंगे, बात हम मैग्नीट्यूड का ही अगर कर रहे हैं तो ऐसे भी, ये भी अगर कुछ एरो नहीं दिया हुआ है तो समझो मैग्नीट्यूड ही है। समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक तरह से ये फॉर्मूला हो गया कि चार्ज पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, लिखना तुमको क्या है? पॉजिटिव। मॉड दिया हुआ इसका मतलब क्या है? लिखना तुमको पॉजिटिव ही है। क्लियर है बात। तो चलो जी, अब तो ये सीख गए ना कि कहीं भी इंटेंसिटी निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई भी पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू बाई आर। कोई पूछेगा इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा?
तो बोलेंगे कि टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगेगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। देखो तो वैज्ञानिक शोध में लग गया नहीं क्या? पीएचडी का पेपर है क्या तुम्हारा? मंदबुद्धि का। रुको, ऊपर रखो मोबाइल को, रखो कॉपी के ऊपर मोबाइल। हाँ जी, समझ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डेराइव करेंगे समझ गए। और ये जो भी हम लोग वैल्यू निकाले, देखो फॉर्मूला चाहे हम इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, दोनों समझो मैग्नीट्यूड का ही फॉर्म है। और दोनों में ये याद रखना, चार्ज का वैल्यू हमको, चार्ज पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, हमको पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। और डायरेक्शन देखना तो बहुत सिंपल है ही। डायरेक्शन कैसे देखोगे? तो बोलेंगे क्या कि टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स ले, अच्छा बतलाओ, ये निगेटिव चार्ज होता तब फोर्स इधर लगता तो इंटेंसिटी इधर हो जाता। क्लियर है? अब देखो इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, इन वेक्टर फॉर्म। देखो यहां Q चार्ज है, ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर R है, मतलब R का डायरेक्शन इधर है। तुमसे कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर क्या होगा, तो तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ/R², जानते हो ना, KQ/R²। अब क्या करो, इसी को ऐसे लिख दो, KQ/RQ इंटू वेक्टर R। देखो तो सही लिखे हैं, ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखना ये कैसे बता रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पढ़े हो ना। अगर ये टर्म पॉजिटिव हो, ये पूरा प्लस हो, तो E और R सेम डायरेक्शन में होता है, और अगर ये माइनस हो तो E और R अपोजिट में। तो याद रखना, अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे ना तो चार्ज प्लस है तो प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लेकिन ये फॉर्मूला जब यूज करोगे तो चार्ज प्लस हो चाहे माइनस हो, तुमको क्या लिखना है? प्लस। वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो देखो यहां पर ऐसे बोलेंगे कि व्हेन Q इज निगेटिव, Q अगर माइनस हो जाए तो ये निगेटिव हो जाएगा कि नहीं, या पहले पॉजिटिव से ही लिखते हैं, Q इज पॉजिटिव, तब E का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन किसका? R का। यानी अगर ये चार्ज प्लस में हो तो जिधर R है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर ये चार्ज माइनस में हो जाए तो E और R जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। Q निगेटिव तो E विल बी अपोजिट टू R। बोलो समझ गया कि नहीं? अब तुमसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, एक बात और जानना, अभी हम लोग बार बार इंटेंसिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, बुक में क्या करेगा ना, इंटेंसिटी वर्ड ही यूज नहीं करेगा, वो सीधे कहेगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंटेंसिटी बोलता ही नहीं है। तो जहां केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तब भी क्या समझना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब थोड़ा सोच के बतलाओ तो यूनिट क्या होगा इसका? तो जाहिर है F/Q' है ना, तो क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। पूछा जाए डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, तो एक तो न्यूटन को याद कर लेना है। न्यूटन का क्या होता है? mL/T⁻², और कूलम होता है I/T। तो mL/T⁻³ I⁻⁻1। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो चलो लिखेंगे। हेडिंग तो दे दिए हैं, नीचे लिखें इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज
ठीक है, और चाहे तो ब्रैकेट में लिख लेंगे टेस्ट चार्ज ने पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। फिर से मिला लें, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी पॉइंट is defined as electric field intensity at that point. It is a vector quantity. It is a vector quantity. It is always directed. It is always directed along the direction of force. It is always directed along the direction of force on test positive charge. On test positive charge या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कहो, समझ गया। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स का डायरेक्शन लगेगा वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। नीचे लिखे पैरा चेंज करके, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q, कंसीडर a point charge Q. We have to find electric field at a distance r, small r, from this point charge. ठीक है, चलिए इसको नोट करें। तो ये तो हम लोग सीखे कि कोई भी पॉइंट चार्ज यानी सिंगल चार्ज हो तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अलग अलग पॉइंट पर। फार्मूला सीधा है KQ/R²। मैग्नीट्यूड देखना है तो चार्ज को हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो चार्ज प्लस हो तो प्लस लिखना होगा, माइनस हो तो माइनस, लेकिन ये फार्मूला यूज करेंगे तब। अदरवाइज KQ/R² ही समझो सबसे ज़्यादा यूज में वही आएगा, जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लेते हैं और डायरेक्शन टेस्ट चार्ज को रख करके देख लेते हैं। जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसको सीखेंगे। हाँ देखो जी, अब जो बात सिखा रहे हैं ध्यान सुनना। ये तो लिख चुके हैं। जैसे मान लो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, क्योंकि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखोगे प्लस चार्ज को रखोगे तो ये रिपेल करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर मान लो यहाँ कोई निगेटिव चार्ज को रख दे तो क्या होगा, उस पर इधर फोर्स लगेगा कि नहीं। यानी कि हम लोग ये सीखे कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है और वहाँ अगर हम कोई निगेटिव चार्ज को रख दें तो उस पर फोर्स किधर लगने लगेगा, लेफ्ट में, बोलो। लेकिन पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो फोर्स किधर लगेगा,
उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो, जैसे इस क्लासरूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मौजूद है, इसमें कोई चार्ज को रख दें, तब उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ठीक ना। हेडिंग देंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जी, मान लो कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है, इस बोर्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट में बोलो, समझो एक्स डायरेक्शन में बोलो, जो कुछ भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई के इक्वल है, कैपिटल ई है। तो ठीक, थोड़ा समझना इसको। अब तुमसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड पर कहीं भी यूनिट चार्ज को रखोगे, 1 कूलम को रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा, ई फोर्स। 1 कूलम रखोगे तो ई फोर्स। तो बतलाओ क्यू कूलम रखेंगे तो क्यू इंटू ई। अरे 1 कूलम पर 10 न्यूटन, तो 5 कूलम पर 50 न्यूटन, 6 कूलम पे 60 न्यूटन, मतलब मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना। तो देखो जी, अगर तुम इस रीजन में सपोज करो कोई प्लस क्यू चार्ज को रख दिए, तो बोलेंगे कि देखो जी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बतलाता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस बोर्ड पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्या, बोलो। अरे अभी न पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो टेस्ट चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम कोई प्लस क्यू चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर लगेगा। और अगर निगेटिव चार्ज को रखोगे तब फोर्स किधर लगेगा, तो बोलेंगे क्या, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में लगेगा। अब कोई पूछेगा फोर्स कितना लगेगा, तो बोलेंगे फोर्स लगेगा Q इंटू ई। 1 कूलम पे लगने वाला फोर्स को अगर E बोले तो Q कूलम पर कितना लगेगा, Q। यहाँ भी फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो कोई कहेगा माइनस Q इंटू ई नहीं बोलिएगा, बोलेंगे कि देखो हम मैग्नीट्यूड को लिख रहे हैं, प्लस Q चार्ज रखो चाहे माइनस Q चार्ज रखो, दोनों पे फोर्स इक्वल लगेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। यानी कि हम लोग ये सीखे कि जब कोई मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसको अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर फोर्स कितने के इक्वल लगता है, Q इंटू ई। अगर वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हो तो ऐसे लिखेंगे और बोलेंगे अगर चार्ज प्लस है तो F और E सेम डायरेक्शन में होगा, और चार्ज अगर माइनस है तो F और E अपोजिट में होगा। अरे क्लियर है, चलो फिर से याद करें हम लोग। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो पहले से, और वहां कोई चार्ज रख दिए Q, तो उस पर फोर्स कितना, Q इंटू ई। फोर्स किधर लगेगा, तो बोलेंगे वो डिपेंड करेगा कि वो चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर लगेगा, चार्ज निगेटिव है तो फोर्स अपोजिट। और ये इक्वेशन भी बोल रहा है, बोलेंगे कि व्हेन Q इज पॉजिटिव
देन एफ इज डायरेक्टेड along the direction of electric field। और जब Q निगेटिव हो, Q इज नेगेटिव, F जो होगा वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो चलिए लिखेंगे, हेडिंग तो दे दिए हैं, नीचे लिखें, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड in a region, electric field in a region is E। E पे ऐसे एरो दे देना, is E। देखो when charge Q is placed, when charge Q is placed in this region, then force acting on this charge particle देखो पहले इसको लिख लो, F इक्वल टू Q इंटू E, यहाँ तक लिख लो। और उसके बाद इस फिगर में देखो बताया गया है कि अगर किसी रीजन में, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर डायरेक्टेड है और उस रीजन में कोई पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पर क्यूवी फोर्स लगेगा राइट में, निगेटिव चार्ज रखेंगे तब भी क्यूवी फोर्स ही लगेगा, बस डायरेक्शन क्या हो गया, लेफ्ट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर तुमसे कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक इलेक्ट्रॉन को रख दें और उसी फील्ड में एक प्रोटॉन को रखें तो ज़्यादा फोर्स किस पर लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे कि प्रोटॉन पे? बोलो। तो बोलेंगे दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वही प्रोटॉन का चार्ज होता है, बस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। क्या समझ पाया? लिखो तेज से। हाँ देखो जी, देखो एक क्वेश्चन जो है इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सोच करके जवाब देना। कह रहा कि एक वाटर पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम। बहुत बार तुम लोग इसको जो है 10 mg मतलब कहीं समझ लेता है कि वो वेट वाला, तो mg नहीं है, ये है मिलीग्राम। जैसे दवा वगैरह खरीदते हो ना तो बोलते हो ना इतना मिलीग्राम का, 650 mg 500 mg, मतलब वो मिलीग्राम उसका क्वांटिटी बोलता है। ठीक है, देखो जी, तो मास है 10 मिलीग्राम। चलो पहले तो इसको केजी में बदल लो, मिली का मतलब क्या होता है 10 टू दी पावर -3, और केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -6 केजी। ठीक, अब चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो वाटर पार्टिकल है इस पर जो चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और क्या देखा जा रहा है कि इस क्लासरूम में वाटर पार्टिकल एक पॉइंट पर रुका हुआ है, नीचे उतर ही नहीं रहा। तो इतना तो जान रहे हो कि नीचे mg है,
अगर नीचे नहीं उतर रहा है तो दो बात हो सकता है, या तो ये क्लासरूम ग्रेविटी फ्री है कि नहीं, तभी नीचे नहीं उतर रहा है। और नहीं तो दूसरा बात ये है कि जरूर कोई ऊपर फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस करके रखे हुए वाटर ड्रॉप को। बोलो, तो इस पर कितना चार्ज है ये मुझे मालूम है, तुम सोच करके बताना। इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किस डायरेक्शन में है, जिसके वजह से नीचे नहीं उतर रहा है। बोलो, आखिर यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस डायरेक्शन में है? क्या बोले इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड? बोलो, तो अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पर Q इंटू ई इधर ना लगेगा फोर्स, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये भाग जाएगा इधर ना। तो बतलाओ, ये भाग नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है वो किस डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में है। बोलो, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड में है तो पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं? बोलो, यानी कि ये वाटर पार्टिकल अगर रुका हुआ है और इस पर चार्ज दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो बतलाओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है और उसका वैल्यू कितना है। तो बोलेंगे कि देखो, एक तो गारंटी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा, ऊपर होगा तभी हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, तो उस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? ऊपर। अभी ना पढ़े हो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज पर उधर ही फोर्स लगता है। तो ये QV किसके इक्वल होगा? mg के, तब न रुका हुआ है। यानी बोलेंगे क्या कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए QV इज इक्वल टू mg। तो E कितना हो गया? mg बाई Q। मास कितना है? 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, g हो गया 10। चार्ज कितना है? 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -6। देख लो जी, 10 टू दी पावर -6 तो कट गया, ऊपर 100 है। चलो 100 को 1000 कर लो, डिवाइडेड बाई 15 कर लेते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। अब इसको कैंसिल करो, 200/3 न्यूटन पर कूलम हो गया। यानी एक बात पता चल गया कि ये जो क्लासरूम है या ये जो रूम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? 200/3 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्टेड किधर है? अपवर्ड में। चलो क्वेश्चन को लिख लो। तो क्वेश्चन यहां लिख दे रहे, ए वाटर पार्टिकल ऑफ मास 10 milligram and charge 1.5 microcoulomb stays suspended in a room due to electric field. Find magnitude and direction of electric field in the room. ठीक, तुमसे कहा गया क्वेश्चन में कि एक पेंडुलम है। देख लो ये पेंडुलम, इस पर +Q चार्ज दे दिए,
चलो चलो बोर्ड तरफ देखो जी, प्लस क्यू चार्ज दे दिए, जल्दी बोलो इस पेंडुलम पर किधर फोर्स लगेगा? प्लस क्यू चार्ज दे दिए तो ऊपर के नीचे, मतलब कौन फोर्स के बारे में बात कर रहे हो? नीचे एम जी। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? बोलो Q इंटू ई फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, नीचे, राइट में, लेफ्ट में, किधर लगेगा? क्या हुआ? हाँ ध्यान सुनो, बोलेंगे पहले जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइएगा नहीं किधर है तो हम फोर्स कैसे बता देंगे? लेकिन तुम तो याद किए हुए हो फोर्स किधर? ऊपर, है कि नहीं? तो ये बोलेंगे ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इस पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। जब तक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे तो फोर्स कहाँ से लगेगा? हाँ आप ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है। आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है क्वेश्चन में कि 20 किलो वोल्ट पर मीटर या कहो न्यूटन पर कूलम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली डायरेक्टेड है। आप जल्दी बोलो इस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? अब राइट में लगेगा कि नहीं? तो ये पेंडुलम पे जब राइट में फोर्स लगेगा तो ये पेंडुलम कुछ डेविएट हो जाएगा। तो इस देखो जी, इस पेंडुलम पर इधर फोर्स लग रहा Q इंटू ई, अभी पढ़ा है ना। और कौन फोर्स लगेगा? नीचे लगेगा mg। और कौन फोर्स लगेगा? टेंशन। जब भी रस्सी तना हुआ रहे तो उसमें टेंशन फोर्स लगता है। ये कोई बहुत, देखो हम जान रहे हैं तुम लोगों में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ 11th में पढ़ भी रहे थे तब भी वो नहीं पढ़ रहे थे। मतलब कुछ लोग का ऐसा काम था कि वो आ जाए 2-4-5 दिन वो रेस्ट में रहे, फिर एक आध दिन आए, कहे कि भाई देखिए हम कहीं गए नहीं हैं, पहले आप ये समझ लीजिए, हम आते रहेंगे, वो तब तक आते रहेंगे जब तक आप मेन बोर्ड 12th बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। देखो एक तो वो लापरवाही से पढ़े हो तो तुम जान रहे हो कि हर जगह जो भी लापरवाही करते हो उसका कुछ न कुछ तो तकलीफ मिलता ही। लेकिन एक बात जान लो, कम से कम जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उतना भी बात सीख लोगे। जैसे पिछले दिन भी टेंशन वगैरह इस सब का जिक्र किए थे, तो नहीं भी 11th बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये सब बनाने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ एक बहाना जरूर मिल सकता है, जानते हो क्यों? जानते हैं न्यूमेरिकल हमसे काहे नहीं बनता है? 11th वाला ठीक से नहीं, समझो? मतलब चलो कुछ न कुछ तो निकाल ही लेंगे, वैसा कुछ नहीं है। ये रुका हुआ है ना, अगर ये थीटा, ये भी थीटा, अब ये रुका हुआ का क्या मतलब? जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे, जितना राइट में उतना लेफ्ट में। बोलो अपवर्ड में कितना फोर्स? T cos थीटा, इधर बस हो गया, टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक कर लिए। T sin थीटा किसके इक्वल? QV। T cos थीटा किसके इक्वल? mg। क्वेश्चन में मास दे दिया है 80 मिलीग्राम, समझ ही रहे हो, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना हो 10⁻⁻6 kg बोल दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ही, चार्ज का भी वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, तो चार्ज का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? देखो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में पूछता है बतलाओ थीटा क्या होगा, टेंशन क्या होगा। इस क्वेश्चन में टेंशन ही पूछा है। थीटा अगर पूछेगा तो क्या करेंगे?
दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा इजकल टू क्यू वी बाई एम जी। चलो अगर टेंशन पूछा है तो थीटा को गायब करो। गायब करने का सबसे आसान इसमें तरीका होता है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया क्यू वी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। देखो जी टी स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना कि 1 हो गया, क्यू वी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? ये तो 1 हो गया, तो टेंशन कितने के इक्वल आ गया, रूट अंडर क्यू वी स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। थोड़ा सोचो, सब कुछ दिया हुआ है और जानते हो जानबूझ करके ऐसा वैल्यू दिया जाता है खास करके एग्जाम में कि कैलकुलेशन में तुमको बहुत टाइम ना लगे, ठीक ना। अक्सर ऐसा वैल्यू देगा जिसका रूट डायरेक्ट निकल जाए, नहीं भी हो तो वैसे फॉर्म में तुमको ऑप्शन दे देगा कि तुम्हारा काम आसान हो जाए। जाहिर है क्यू का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8 और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड 20 × 10⁻³ होल स्क्वायर प्लस मास कितना है जी 80 मिलीग्राम 10⁻⁻6 जी हो गया 10 स्क्वायर। थोड़ा देखो तो ये कितना आ रहा है जी, ये देखो ना 10⁻³ और 2 और 1 0 और 10⁻4 ना, तो 4 × 10⁻⁻4 बोले क्या होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया जी 8 × 10⁻⁻4 ये भी हुआ होल स्क्वायर। देखो 10⁻⁻4 होल स्क्वायर तो दोनों में है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस कितना 64 10⁻⁻8 हुआ, ये कितना आ गया जी रूट अंडर 80 10⁻⁻4, इतना न्यूटन है ना। 80 का रूट निकालोगे तो 8.99 कुछ, अरे 81 का तो 9 होता है ना, तो 9 के करीब आया कि नहीं, बस वही आंसर हो गया। क्लियर है बात, नोट करो। ये 46 नंबर प्रॉब्लम है एस सी वर्मा का। देखो जी गिद्ध जो एक पंछी है उसको जानते हो, गिद्ध अब विलुप्तावस्था में है। पहले गिद्ध जो है पर्याप्त मात्रा में गाँवों में भी पाया जाता था, बड़े बड़े पंख होते हैं और ख़ास करके जब जानवर वगैरह मर जाता है तो सड़ा हुआ मांस खाने वाला, यानी समझ लो कि वो नेचर के तरफ से दिया हुआ कूड़े कचरे को साफ करने वाला जीव है। नेचर में जो भी जीव दिया गया है ना उसका एक अपना महत्व है, भले हम लोग अपने बेनिफिट के लिए उन चीज़ों को समाप्त भी करते जा रहे हैं। तो गिद्ध जो है उसका दृष्टि बहुत मजबूत होता है, बहुत दूर तक वो आसानी से देख लेता है, कुछ किलोमीटर्स तक। छोटे छोटे पार्टिकल को भी वो देख पाता है बहुत हाइट से। अक्सर तुम देखोगे आसमान में गिद्ध जो है बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता। तो एक बार जो है एक जंगल में, और ख़ास करके जो पाम ट्री होता है, ताड़ वगैरह का पेड़ होता है ना, जो ऊंचा वाला पेड़ होता है, अक्सर उन लोगों का निवास उसी पेड़ पे होता है। तो एक बार जो है बहुत सारे गिद्ध सुबह में उठे, सब लोग जो है निकले कि हम लोग जो हैं भोजन के तलाश में अपना देखे। बगल में एक समंदर था, उसके टापू पर वो लोग चले गए। देखे कि टापू पर जो है भरपूर मात्रा में जीव जो है मरा हुआ है, किनारे किनारे बहुत सारा मछली भी है, ये भी अलग अलग जीव भी है। वो लोग वहीं रह गया।
2 दिन 4 दिन 5 दिन भर पेट खाते रहा। अब उन लोगों को विचरण नहीं करना पड़ता था। रहते रहते कुछ दिन के बाद 1-2 महीना हो गया तो जो बुजुर्ग गिद्ध थे बोले कि सुनो, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो जो नौजवान थे वो बोले कि अरे अब कहाँ जाना है, वो झूठ मूठ के आप डेली भटकाते चलते थे, ना कहीं भोजन मिलता था ना कुछ मिलता था। 10-10 किलोमीटर तक उड़ के जाते थे तो कुछ मिलता नहीं, यहाँ बैठे बैठाए सब मिल रहा है, तो आराम से खाइए पीजिए। लेकिन जो सीनियर गिद्ध थे वो फिर भी इन लोगों को छोड़ करके उड़ करके चले गए। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो जाहिर है जो गार्जियन होता है उसको बच्चों के चिंता होता है, कितना भी उसको छोड़ दे। तो उनको लगा कि अब मेरा आने वाला पीढ़ी किस रूप में है, थोड़ा देखते हैं। तो 3-4 महीना के बाद जो है वो सब गिद्ध आया देखते हुए, तो कह रहा कि अरे ये तो देख रहे हैं कि कुछ जो है किसी का टांग कटा हुआ है, ये फेंक किए हुए है, रो रहा है, क्या कर रहा है, सब जो है घायल अवस्था में है, कुछ किसी तरह से बचा हुआ है। कहे कि ये क्या हो गया। उतरा, जो घायल था कुछ तो मर गया, जो घायल था उससे पूछा कि आखिर ये दशा तुम लोगों का कैसे हुआ। तो बोले कि क्या बताएं, हम लोग तो बहुत मस्ती से जी रहे थे। हर दिन जो है शाम में बहुत सारे मछलियाँ किनारे पर मरी हुई आ जाती थी, उसको खा लेते थे और कभी भी यहाँ कोई कमी नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि शहर वाला आया और एक चीता को छोड़ दिया यहीं ला करके, और चीता हम लोगों को खदेड़ खदेड़ के खाने लगा, और हम लोग तो उड़ना ही भूल चुके थे क्योंकि 6 महीना से तो उड़े ही नहीं थे, और खा पी के भी बहुत वजनदार हो चुके थे। तो अब हम लोग उड़ने का प्रयास करते थे, वो पकड़ पकड़ के किसी का टांग नोच लेवे, किसी को पेट फाड़ के खा जाए। कितने लोग मर गए, जो घायल है किसी तरह से अपना बचे हुए हैं इधर उधर। अभी भी चीता इधर उधर टहल रहा होगा, उसका भी पेट भरा हुआ चल रहा है, तब तक जिंदा है। तो वो यही इस कहानी से तुमको संदेश मिलता है कि तुम अगर हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो कमज़ोर हो जाओगे, तुम अपने कला को भूल जाओगे, उड़ना भूल जाओगे। अब फिर जो है जब वक्त आएगा उड़ने का, तो जो तुम्हारा नेचुरल दिया गया स्किल था वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जहाँ भी तुम्हें कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील होने लगे कि नहीं ये तो हमको खूब बहुत बढ़िया समझ में आता है, वहीं क्वेश्चन का लेवल चेंज कर लेना, कहना कि ठीक है अभी इस लेवल पे कमांड हो गया, अगले लेवल पे जाएंगे। कहा जाता है बेहतर मस्तिष्क जो है वो हमेशा क्वेश्चन के तलाश में होता है, फिर उसके सॉल्यूशन के तलाश में होता है। कमज़ोर मस्तिष्क यथास्थितिवादी होता है, हम जैसे हैं वैसे हैं। और नकारात्मक मस्तिष्क क्या करता है, वो 1000 साल 10,000 साल पहले की बात करेगा, वो पीछे लेकर के जाएगा। मतलब तुम जितना तरक्की कर गए हो, कहेगा इस सारा तरक्की ही तकलीफ के जड़ है, तो वो तुम्हें पीछे लेकर के जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो, साइंस का विद्यार्थी हो, तुम्हें हमेशा आगे के लिए सोचना है, क्रिएटिव माइंड रखना है, ठीक है। और तुम लोग तो समझ गया कि अब कॉपी वगैरह बंद कर लेना है कि नहीं, ये सब चीज़ अब पैक कर देना है, ठीक है। तुम लोगों का टाइम हो गया है, आज जो है इतना ही पढ़ा।